So, hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is फ्री रिविजन बैच। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया सब्जेक्ट और वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे 2 वीक्स में। पहला वीक हमारा डेडिकेटेड रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी को एंड दूसरे वीक हम लोग करने वाले इंडियन ज्योग्राफी को। तो इस वीक हम पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे और उसका हमारा पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम दैट इज सौर मंडल, जिसमें कि हम इसके एवोल्यूशन के बारे में, मून, सन और जो हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सोलर सिस्टम दैट इज सौर मंडल होता क्या है। तो जो हमारा नोन यूनिवर्स है दैट इज जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। क्या हैं? बहुत सारे गैलेक्सीज हैं जिनमें कि बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। ठीक है, हर एक गैलेक्सी में। और कितनी गैलेक्सीज हैं? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, 100 बिलियन गैलेक्सीज। उनमें से हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों सोलर सिस्टम्स हैं और उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले कि हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ें, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि यूनिवर्स किस तरह से ओरिजिनेट हुआ और उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड पहले बना होगा। जिससे कहता है ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे करके गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ठीक है, एंड इनमें से एक कोई होगी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें कि हजारों सोलर सिस्टम, उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम है। तो ये ऑब्वियस है कि पहले यूनिवर्स बना होगा देन सोलर सिस्टम बना होगा। लेकिन सोलर सिस्टम किस तरह से बना या फिर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की थ्योरीज पहले आई एज कम्पेयर टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरीज। तो जो सबसे पहले सोलर सिस्टम की थ्योरी आई, किस तरह से ये इवॉल्व हुआ, वो थी नेबुलर थ्योरी, जिसको हम नेबुलर लैपलेस थ्योरी बोलते हैं। क्यों, अभी आपको पता चलेगा। तो ये कंसिडर किया जाता है कि भाई ये एक जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है ये एक नेबुला था। नेबुला मतलब कि एक क्लाउड, एक बादल आप बोल सकते हो, डर्ट का, रॉक्स का, गैसेस का, इन सब का पूरा एक क्लाउड था जो रोटेट या फिर रेवोल्यूशन करना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया। जहाँ से ये हमारे, आप देख सकते हैं किस तरह से नेबुला था, ये इस तरह से रेवोल्यूशन करना स्टार्ट किया एंड या फिर हम बोल सकते हैं कि अपने एक्सिस पे रोटेशन करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से रिंग्स फॉर्म हुई। यही रिंग्स बाद में जाके क्या बन गई, एक एक प्लैनेट बन गई, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी को दिया किसने था। तो 17 और कब दिया था, तो 1755 में इमानुएल कांट, जर्मन फिलोसोफर भी थे। ठीक है, उन्होंने दिया था इसको, इमानुएल कांट ने। एंड देन बाद में इसको रिवाइव किया था, फिर मॉडिफाई किया था 1796 में लैपलेस ने। तो इसीलिए नेबुलर लैपलेस थ्योरी भी इसको हम बोल देते हैं। तो 1755 में इमानुएल कांट ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट रखा और बाद में इसको मॉडिफाई करने का काम किया लैपलेस ने 1796 में, जिसमें यह बताया जाता है किस तरह से एक नेबुला था जो रोटेट करना स्टार्ट किया और वहाँ से आपके टोटल इस तरह से 8 प्लैनेट्स बनते हैं और सेंटर में आपका बनता है सन। सेंटर में सन और उनके अराउंड बनता है हमारे डिफरेंट जो 8 प्लैनेट्स हैं। अब से सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड देन मून के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट हम यहाँ पे देख लेते हैं जो यूनिवर्स को लेके थ्योरी है कि किस तरह से हमारा यूनिवर्स बना होगा। तो यूनिवर्स को लेके थ्योरी जो दी थी दैट वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमाइटर। जॉर्ज लेमाइटर ने थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इनके अनुसार एक इनफाइनाइटली हॉट एंड डेंस सिंगल पॉइंट था, एक तरह से बोल सकते हैं पार्टिकल टाइप था। ये एक्सप्लोड हुआ। ठीक है, जब ये एक्सप्लोड हुआ तो यहाँ से हमारा पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। एंड ये क्योंकि एक्सप्लोजन अभी भी और मतलब कैरी है, और इसी वजह से अभी भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि जो एक्सप्लोजन है वो अभी भी चल रहा है, मतलब एक्सप्लोड तो हो चुका है बट एक्सपेंशन अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से अभी भी डिस्टेंस बढ़ रही है। यहाँ पे एक थ्योरी आपको नोट करनी चाहिए एंड दैट इज़ स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, स्टेडी स्टेट थ्योरी जो किसने दी थी, हॉयल्स ने दी थी, और इसीलिए इसको हॉयल्स स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। थ्योरी वॉज गिवन इन द ईयर 1948 और इस थ्योरी के अनुसार हॉयल्स जी ने ये बताया किस तरह से जो हमारा एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है, भले एक्सपैंड कर रहा है बट इसने अपनी एवरेज डेंसिटी जो है उसको मेंटेन कर रखा है। जो एवरेज डेंसिटी है वो, यानी कि जो एवरेज औसतन घनत्व है वो कांस्टेंट है। ये बताया था स्टेडी स्टेट थ्योरी में। अब हम देखते हैं जो भी हमारी डिफरेंट जो हमारे यूनिवर्स में डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में, जैसे कि जो सन है, मून है, एस्टेरॉइड हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ये सब आपने नाम सुने होंगे। तो ये क्या होते हैं, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं।
इनको हम आकाशीय पिंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, आकाशीय पिंड। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो ल्यूमिनस और दूसरे नॉन ल्यूमिनस। और एक चीज़ कि जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, इन सब का पूरा हिंदी माइंड मैप आपको मिल जाता है, ठीक है, परमार एसएससी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप उसको भी हिंदी माइंड मैप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सेल्फ ग्लोइंग होते हैं, यानी खुद से ग्लो करते हैं, यानी कि उनके पास खुद की लाइट है, खुद की लाइट बनाते हैं एंड उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो नॉट सेल्फ ग्लोइंग, यानी ग्लो तो कर रहे हैं बट वो खुद की वजह से, उनका खुद का कोई लाइट नहीं है, बट कैन रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो हमारे स्टार्स होते हैं, जैसे सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, तो जो सन है वो हमारा एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मून, चंद्रमा, शाम को रात में हमें दिखता है ना एकदम चमकता हुआ, लेकिन उसका खुद का लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, दैट इज वाई इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, जिनको कि हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह, दीज आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। क्योंकि सन को ऑर्बिट कर रहे हैं इसलिए इनके नाम में ग्रह लगा देते हैं, लेकिन ये प्लैनेट नहीं होते हैं, ग्रह नहीं होते हैं, क्षुद्र ग्रह इसीलिए बोलते हैं, छोटे ग्रह एक तरह से, ठीक है। तो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। और अभी हम देखेंगे एस्टेरॉइड, हमें कहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ देखने को मिलती है, मेटेराइट्स और या फिर मेटियोर्स। तो देखिए मेटियोर्स होते हैं कि भाई मेटियोर्स हैं, और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो उनको मेटेराइट के नाम से जानने लगते हैं। तो दीज एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न अप इन दी मेजोस्फीयर। तो जब हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, यानी कि जो अपने वायुमंडल में डिफरेंट परतें हैं, तो उसमें हम एक पढ़ेंगे परत या फिर लेयर जिसका नाम है मेजोस्फीयर, मध्यमंडल। तो वहीं पे आके ये जो मेटेराइट्स हैं वो आके ख़त्म हो जाते हैं, या फिर मेटियोर्स जब यहाँ पे आके ख़त्म होते हैं तो उनको मेटेराइट्स के नाम से जानते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, स्मॉल आइसी डर्ट बॉल्स होती हैं दैट ऑर्बिट द सन के अराउंड घूमती हैं, और जैसे ही सन के नज़दीक पहुंचती हैं तो क्या होती हैं, जल जाती हैं, और इस तरह से ग्लोइंग टेल उनमें हमें दिखती है, ऐसा लगता है जल रहा है वो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉमेट। अभी हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, उनके समूह को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है, सबसे बड़ा तारामंडल, वो हाइड्रा है। एंड सबसे यहाँ पे अगर बात करें उर्सा मेजर, उर्सा मेजर जो सप्तऋषि जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि 7 आपको स्टार्स देखने को मिलते हैं, उसको हम उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। रेगल की बात करें तो इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन दी ओरियन कॉन्स्टिलेशन। तो जो हमारा बहुत सारे जो कॉन्स्टिलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार, उसमें एक जो ओरियन कॉन्स्टिलेशन है उसमें रेगल सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। सीरियस को हम डॉग स्टार के नाम से जानते हैं, इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन दी नाइट स्काई, ठीक है। तो ये सिंगल लाइनर टाइप क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेना आपको। क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इट इज सन, सबसे अर्थ के, पृथ्वी के सबसे जो नज़दीकी तारा है उसको हम बोलते हैं सन। कि अभी हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र स्टार है ये सन, ठीक है। और डिस्टेंस की अगर बात करें, रफली 150 मिलियन किलोमीटर है सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। क्लोजेस्ट स्टार टू सन, या फिर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया सकता है कि क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन, क्योंकि सन एक स्टार है और वो सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ से, बट इसके बाद कौन सा सबसे क्लोजेस्ट है, दैट इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर सेंचुरी, जो भी आप प्रोनाउंस करें इसको, ठीक है। और यही क्लोजेस्ट स्टार टू सन भी है, ठीक। अभी आते हैं सन और मून के बारे में चीज़ें देखते हैं। सन की अगर बात करें तो इट इज़ दी ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज सोलर सिस्टम को जो भी पावर मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम भी अगर अपने अर्थ में देखें तो हम लोगों ने एनवायरनमेंट में ये चीज़ पढ़ते हैं कि किस तरह से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, उससे फिर अपना खाना बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग डिपेंड रहते हैं हीटोट्रॉफ्स, यानी कि जो एकदम प्राइमरी हम बोल सकते हैं जिसको कि एकदम लोअर ट्रॉफिक, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होती है, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो सन की एनर्जी पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द काइंड ऑफ पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम। कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। हाइड्रोजन इसमें रफली 73% एंड हीलियम रफली 25% होती है, एंड बाकी अदर गैसेज। कैरीज 99% मास ऑफ और सोलर सिस्टम, तो जो भी सोलर सिस्टम का मास है उसमें 99% मास तो सिर्फ सन का ही है। अप्रॉक्सीमेटली 109 टाइम्स ऑफ अर्थ साइज, यानी 109 गुना बड़ा है हमारी अर्थ से। और ये जो लाइट है, सन लाइट है, वो 8 मिनट और 30 सेकंड का टाइम लेती है अर्थ तक पहुंचने में। और सन लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो आपको पता होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर कितना होता है सरफेस पे, तो रफली 5800 केल्विन। वहीं अगर बात करें सेंटर पे, अब सरफेस का मतलब एक तरह से आउटर लेयर, तो कोरोना की बात हो रही है, आउटर लेयर को हम कोरोना के नाम से जानते हैं, और सेंटर पे होता है रफली 15.7 मिलियन केल्विन्स। मून की अगर बात करें तो सन हमारा एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, और मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, दैट मीन इसका खुद का लाइट नहीं है, दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ये अर्थ का ओनली नेचुरल सेटेलाइट है, यानी कि
ओनली नेचुरल सैटेलाइट का मतलब ये सैटेलाइट वो होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं। जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे कि जो हमारा अर्थ है वो और अलॉन्ग विथ 7 अदर प्लैनेट्स वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। उसी तरह जो मून होता है वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसलिए अर्थ की सैटेलाइट है। सिर्फ एक ही सैटेलाइट है अर्थ के, दैट इज़ मून, ठीक है। और रेडियस की अगर बात करें दैट इज़ 1.74 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख लेना, रटने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। टाइम टेकन बाई लाइट टू रीच दी अर्थ, तो अभी सनलाइट को देखा था 8 मिनट और 30 सेकेंड ले रहा था सनलाइट अर्थ में रीच करने के लिए। वहीं पर अगर बात करें मून लाइट, जो इसकी खुद की लाइट नहीं, अच्छा जो सन है वो अपनी लाइट कैसे बनाता है, तो सन लाइट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आई थिंक लिखा होना तो चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, किस तरह से जो सन है वो अपनी लाइट बनाता है, मतलब जो किस तरह से एनर्जी जनरेट करता है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से अपनी एनर्जी जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं परमाणु संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पे दो स्मॉल न्यूक्लियस, दो छोटे केंद्रक मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, परमाणु संलयन के नाम से जानते हैं। टाइम टेकन बाई लाइट टू रीच द अर्थ सरफेस, ये 1.26 सेकेंड्स का टाइम लेता है जो हमारा मून का लाइट है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 3,84,000 किलोमीटर। अर्थ की जो ग्रेविटी है इट इज़ 6 टाइम्स ऑफ मून्स ग्रेविटी, दैट मीन्स जो मून की ग्रेविटी है इट इज़ अर्थ की ग्रेविटी का डिवाइड बाई 6, यानी अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें आप 6 का डिवाइड कर दीजिए, इतनी है अर्थ की सॉरी जो मून की जो ग्रेविटी है। इसी वजह से मून पे जो वेट होता है, ठीक है, वेट ऑन जो मून होता है दैट इज़ वेट ऑन अर्थ, उसका डिवाइड बाई 6। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का 60 न्यूटन वेट है अर्थ पे, तो मून पे कितना होगा 10 न्यूटन। ध्यान रखिएगा मास जो होता है, जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट रहता है। मास अगर 60 kg है अर्थ पे तो मून पे भी 60 kg ही रहेगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर। अच्छा मून का भी हमने देखा था, हमारा चंद्रयान मिशन हमने भेजा था, है ना, लैंडर हमारा विक्रम, रोवर प्रज्ञान, वो सारी चीज़ हमें पता है। लैंडर अच्छा कहाँ पे लैंड किया, तो उस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। और जरा कमेंट में आप ये बताइए, अभी जो पिछला मैंने सितंबर करंट अफेयर का वीडियो आपको करवाया था उसमें मैंने बताया था कि जिस दिन हमने ये लैंड करवाया था उस दिन हम स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वो कौन सा दिन है? अब वो हमने जो लैंड करवाया वो मून के सदर्न पोल पे करवाया, साउथ पोल पे करवाया, दक्षिण ध्रुव में करवाया, जो कि मून का हम फार साइड रीजन के नाम से भी जानते हैं। वो मून का फार साइड रीजन है। अब ये जो फार साइड रीजन है ये हमें कभी दिखता नहीं है, कभी नहीं दिखता है। ये रफली 40 to 45% मून का कॉन्स्टिट्यूट करता है। दैट मीन हमें ये जो पार्ट होता है कभी नहीं विजिबल होता है मून का, यानी मून का सिर्फ हमें एक ही साइड विजिबल होता है। इसका पीछे का रीज़न क्या है कि अर्थ का जो मून है उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन यानी घूर्णन और परिक्रमण का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। वो कितना है 27.3 डेज है, इसलिए ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल। ठीक, तो ये सन, मून और थोड़ा बहुत हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम देखा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं। तो ये आप यहाँ पे जो डायग्राम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया सन और यहाँ पे आपको दिखाए गए 4 प्लैनेट। इसके बाद ये कुछ पत्थर से हैं, देन इसके बाद 4 प्लैनेट हैं। तो ये क्या है देखिए, टोटल हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह हैं, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ये डिवाइड किस बेसिस पे है? तो यहाँ पे आप ये जो बेल्ट देख पा रहे हैं, ये जो बेल्ट देख पा रहे हैं, ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि क्या है, ये पत्थर है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट, जो आपको ये प्लैनेट जो कि मार्स है और ये प्लैनेट जो कि जुपिटर है, मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलेगा। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये प्लैनेट को, सारे 8 प्लैनेट को 4 और 4 भाग में विभाजित करता है, डिवाइड करता है। जो अंदर के यानी लेफ्ट साइड के हमारे जो प्लैनेट हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल या फिर इंटीरियर आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं या फिर स्थलीय ग्रह के नाम से जानते हैं। आंतरिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अंदर है। स्थलीय क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये स्टोन के बने हुए, रॉक के बने हुए हैं। ठीक है, किसके बने हुए हैं? ये रॉक के बने हुए, चट्टान के बने हुए हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो प्लैनेट हैं ये एक्सटीरियर होंगे, बाहरी ग्रह होंगे। इनको जोवियन या फिर हम गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं। मेनली ये 2 गैस के बने हुए हैं और ये दोनों मेनली बने हुए हैं आपके आइस के, तो इसलिए इनको गैस जाइंट बोलते हैं और इनको आइस जाइंट के नाम से हम जानते हैं। ये कौन से प्लैनेट हैं? ये हमारा मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, ये हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं। प्लूटो भी पहले प्लैनेट हुआ करता था,
बट प्लूटो अभी एक प्लैनेट नहीं है। पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, बट 2006 में उसको जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने प्लैनेट की कैटेगरी से उसको हटा दिया, बिकॉज वो कुछ स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा था। लेकिन प्लूटो को उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो अभी भी अपनी चाल में मस्त है। तो इसलिए आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाकी लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कहीं से आप उन्होंने आपके अपने ग्रुप से आपको निकाल दिया, ऐसी तैसी में आप अपनी चाल में चलते रहें, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा हुआ है प्लैनेट्स के साइज़ का। जुपिटर सबसे बड़ा है, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, देन अर्थ, देन वीनस, देन मार्स, देन मर्करी। इसको मैंने याद करवाया था आपको किस तरह से, जेसन ईवीएम से, ठीक है। इस तरह से मैंने याद करवाया था कि याद कर लो जे सन, ठीक है। जैसे जे स्टार एक रैप म्यूजिशियन है ना, तो जेसन और ईवीएम, ईवीएम का माहौल भी चल रहा है आजकल। तो जे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, और सबसे छोटा तो आपका मरकरी होता ही है। तो आई होप आपको पता होगा ये मरकरी जो सबसे सन के नज़दीक है। अब चलो एक एक करके हम सारे प्लैनेट के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आंतरिक कौन से हैं, और ये आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट है। और ये जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पे सारे प्लैनेट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो ये बेल्ट दिख रही है, ये है आपकी क्यूपर बेल्ट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। मरकरी पे आते हैं सबसे पहले। तो मरकरी जो बुध ग्रह है, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, यानी सबसे नज़दीकी ग्रह है अगर हम बात करें सन से। अच्छा, सन के अराउंड ही सब लोग क्यों घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपने अपने पाथ में? इसलिए घूम रहे हैं बिकॉज सन की ग्रेविटी बहुत भयंकर है। आप ये मान लो रफली 29 गुना, अर्थ की ग्रेविटी का 29 गुना है। इसलिए सभी लोग जो है अर्थ के अराउंड में घूम रहे हैं। और अर्थ का मास, इतनी ग्रेविटी क्यों है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा अभी हमने देखा, 109 टाइम्स उसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस ही है। जहाँ पे हम लोगों ने देखा था 109 टाइम्स तो रेडियस ही है, ठीक है। तो इतना साइज उसका ज़्यादा, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी 29 टाइम्स है। मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सबसे नज़दीक है। स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा भी है। डायमीटर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। फास्टेस्ट प्लैनेट है। फास्टेस्ट का मतलब है कि इसका जो रोटेशन टाइम है, फास्टेस्ट का मतलब क्या है, सॉरी रोटेशन है, रेवोल्यूशन जो टाइम है, फास्टेस्ट का मतलब ये है कि जो इसका रेवोल्यूशन टाइम है वो सबसे कम है। रेवोल्यूशन टाइम मतलब, रेवोल्यूशन टाइम का मतलब ये है कि जो ये पूरा टाइम पीरियड लगाता है सन के चक्कर काटने में, तो सन का जो एक चक्कर होगा वो सबसे जल्दी लगाता है मरकरी। कितने टाइम में लगा लेता है? मात्र 88 दिन में। हमारी अर्थ कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। इसी को तो हम एक साल बोलते हैं, लेकिन मरकरी 88 दिन में ही लगा लेता है सिर्फ, ठीक है। एंड इट इज़ प्लैनेट विद नो सैटेलाइट, इसके पास कोई खुद का उपग्रह नहीं है। कि हमने अर्थ का देखा था मून होता है, वैसे मरकरी का कोई नहीं है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया फास्टेस्ट प्लैनेट है, यानी सबसे कम रेवोल्यूशन टाइम है, एक चक्कर सूरज का सबसे जल्दी। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता है? तो सबसे नज़दीक है तो सबसे कम टाइम लगा रहा है। सबसे दूर नेपच्यून है, वरुण है, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा। रफली आप मान लो कि 165 साल, अर्थ का अगर एक साल लें, या फिर आप 365 में सिंपल 165 मल्टीप्लाई कर लो, जितना आएगा उतना टाइम, उतने दिन लेता है ये एक पूरा चक्कर काटने में। नहीं, अर्थ का 165 साल, ठीक। अब आते हैं अगले वाले प्लैनेट पे। अगला मतलब ये मरकरी के बाद, दैट इज़ वीनस यानी शुक्र। ये सबसे गर्म है, और गर्म के पीछे भी रीज़न मैंने बताया था। यहाँ पे थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4 आपको देखने को मिलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं, इसके थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये सनलाइट को ट्रैप कर लेती है। हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, ब्राइटेस्ट भी है, सबसे चमकीला। ऐसे याद रखो, जो सबसे गर्म होगा वो सबसे चमकीला होगा। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, यानी कि सांझ का तारा और भोर का तारा इसको जाना जाता है। प्लस अर्थ का ट्विन बोला जाता है, यानी कि पृथ्वी की बहन बोला जाता है। रीज़न इसका ये है कि इसका जो मास और जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट अर्थ के साइज़ के बराबर है। एंड इसकी कोई खुद का सैटेलाइट नहीं है, जैसे मरकरी का कोई खुद का सैटेलाइट नहीं है, वीनस का भी। तो मात्र ये दो ऐसे प्लैनेट हैं, सिर्फ यही दो प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास खुद का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बाकी सब के पास खुद का कोई ना कोई सैटेलाइट है, ठीक। तो ये रोटेट्स क्लॉकवाइज, ये आखिरी फैक्ट है कि ये क्लॉकवाइज घूमता है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 जितने भी प्लैनेट हैं, उनमें से मात्र 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। सारे अदर प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा ना ज़रूर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। और पढ़ा क्या, उसके लिए तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो घड़ी में तो देखते ही होगे बचपन से। तो घड़ी की दिशा क्या होती है? होती है, तो इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बट ये क्लॉकवाइज घूमता है, वीनस और इसका भाई यूरेनस। वीनस और यूरेनस, इट ऑल्सो रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक वीनस, ठीक।
अब आते हैं अर्थ पे। अब यहाँ से जितने भी प्लैनेट होंगे सबके पास कोई ना कोई सैटेलाइट होगी। तो अर्थ के पास मात्र एक सैटेलाइट है, वो है मून, चंद्रमा। ओनली प्लैनेट टू गिव सपोर्ट टू लाइफ, तो अभी तक लाइफ सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है। इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं बिकॉज यहाँ पे रफली 71% वाटर है एंड 29% लैंड का पार्ट है। वो हम आगे जब देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इस वाटर का डिवीजन किस तरह से, कितना फ्रेश वाटर है इसमें एंड कितना सॉल्ट वाटर है। ठीक है, तो ब्लू प्लैनेट के नाम से इसलिए जानते हैं बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और मून तो हमारा एक मात्र सैटेलाइट है एंड इट इज़ द डेंसेस्ट इन द एंटायर सोलर सिस्टम। इसका घनत्व तो है वो सबसे ज़्यादा है अर्थ का, है लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पूछता तो यूजुअली नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ ले क्योंकि सबसे डेंसेस्ट है इसलिए। मार्स की अगर बात करें, और जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है ना, जितने भी ग्रह हैं, सब की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इससे ज़्यादा ही है। सबकी ज़्यादा है सिवाय एक प्लैनेट की, वो भी ये देखेंगे अभी। ठीक है, और अर्थ की कितनी है? 5.5 है। मार्स पे आते हैं जिसको मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, रेड प्लैनेट, क्योंकि ये रेडिश अपीयर होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लाल दिखती हैं, लाल होती हैं आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, जब सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आयरन ऑक्साइड की वजह से। ऐसे रेड कलर की रस्टिंग होती है आयरन में, वो भी आयरन ऑक्साइड की वजह से होती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, नॉट ऑल चीज़ें। जैसे ही मैं मार्कर चला रहा हूँ, रेड रेड आपको दिख रहा है, ये भी आयरन ऑक्साइड की वजह से है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये हमारा, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डीमोस। याद करो, मरकरी वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के पास 1 सैटेलाइट, मार्स के पास 2 सैटेलाइट। अब ऐसा नहीं जुपिटर के पास 3 सैटेलाइट, जुपिटर के पास बहुत सारी सैटेलाइट हैं। ठीक है, डबल डिजिट्स में 2 सैटेलाइट हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली तो खैर किसी को नहीं पता, क्योंकि कब रोज़, मतलब रोज़ तो नहीं लेकिन हाँ अक्सर खबर आती रहती है कि कुछ और सैटेलाइट मिल गए, कुछ और मून डिस्कवर हो गए। तो लार्जेस्ट वोल्केनो यहाँ पे आपको एंड टॉलेस्ट माउंटेन है ये ओलंपस। ठीक है, ओलंपस मॉन्स या फिर निक्स ओलंपिया के नाम से इसको जानते हैं। ये सबसे बड़ा पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा माउंटेन है, पर्वत है, वो अभी तक मार्स में ही डिस्कवर हुआ है एंड दैट इज़ आपका ओलंपस मॉन्स। अब इसके बाद आ जाएंगे हमारे एक्सटीरियर प्लैनेट। हमने चारों इंटीरियर प्लैनेट के बारे में पढ़ लिया जो टेरेस्ट्रियल है। अब क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैं, रॉक के बने होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इनका जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। जो इनका डेंसिटी होता है इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और ये स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जोवन प्लैनेट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी पा रहा होगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 प्लैनेट के बीच में है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आपको देखने को मिलती है। अभी आते हैं जुपिटर, यानी कि जो बृहस्पति है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला एक्सटीरियर या फिर जोवियन प्लैनेट है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह है। शॉर्टेस्ट रोटेशन, यानी कि इसका जो घूर्णन है, अब रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या अंतर होता है? जैसे ये सन है, ठीक है, जैसे ये सन है, ठीक, सन के अराउंड इस तरह से चक्कर लगाना, दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। ये वो प्लैनेट है, ये प्लैनेट है कोई, वो अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे, अपनी अक्ष पे वो ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, मूव नहीं कर रहा है, बस घूम रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन 0 है, बस घूमे जा रहा है। इसको बोलते हैं रोटेशन। तो जुपिटर का रोटेशन का जो पीरियड है, तो जब हम बोलते हैं ना कि एक दिन 24 घंटे का होता है, मतलब पूरा दिन और रात मिला के, मतलब एक जो डे होता है वो 24 घंटे का होता है, तो वो हम अर्थ के एक रोटेशन की बात कर रहे होते हैं। जब हम बोलते हैं 1 साल, तो दैट मीन्स कि 365 दिन हो गए हैं, यानी कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया है सन के अराउंड हमारी अर्थ ने, जिसको कि हम सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर के रूप में, है ना। तो लार्जेस्ट प्लैनेट है, शॉर्टेस्ट रोटेशन है 10 आवर्स, यानी कि सबसे जल्दी एक रोटेशन पूरा कर लेता है 10 घंटे में ही। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किसका है रोटेशन टाइम, तो वो वीनस का है। ठीक है, स्लोवेस्ट रोटेशन या फिर हाईएस्ट रोटेशन टाइम, हाईएस्ट रोटेशन टाइम, ठीक है, रफली जो अर्थ का 243 दिन में इसका एक रोटेशन होता है वीनस का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस का बना होता है, दैट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड ब्राइटेस्ट आफ्टर मून एंड वीनस, तो मतलब ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना सबसे बड़ा ग्रह है। और सब इसमें 4 सैटेलाइट होते हैं, 4 इसके मून हैं सॉरी, लो, यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमेड। और ये चारों जो मून्स हैं इसके सबसे बड़े मून्स में से हैं, जिनको कि गैलीलियो गैलीलाई ने अपने टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है जहाँ पे कैलिस्टो में ओजोन लेयर देखने को मिली, ओजोन के कुछ यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं।
ठीक। इट हैज़ अनक्लियर रिंग्स अराउंड इट, यानी इसमें रिंग्स देखने को मिलती हैं लेकिन ये अनक्लियर हैं। सबसे जो क्लियर रिंग्स हैं वो सैटर्न यानी शनि ग्रह में देखने को मिलती है, जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। हैज़ ब्राइट एंड कंसेंट्रिक रिंग्स, कंसेंट्रिक मतलब विथ कॉमन सेंटर, मेड ऑफ टाइनी रॉक्स, गैस एंड डस्ट। लीस्ट डेंस प्लैनेट होता है, सबसे कम डेंसिटी होती है, सबसे कम घनत्व होती है। इतनी कम घनत्व होती है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि सारे प्लैनेट जितने भी हैं सबकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है, यानी अर्थ की डेंसिटी से ज़्यादा है। सैटर्न एकमात्र प्लैनेट है जिसकी जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी से कम है। यानी कि अगर हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो लें जहाँ पे सारे प्लैनेट को हम वाटर में डाल दें तो सिर्फ सैटर्न वुड बी दी ओनली प्लैनेट जो वाटर में फ्लोट करता रहेगा, सारे सिंक डाउन कर जाएंगे यानी कि डूब जाएंगे। इसकी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, अब जो गैनीमेड है यहाँ पे, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर की, ना सिर्फ जुपिटर की बल्कि पूरे सोलर सिस्टम की, पूरे सौरमंडल की भी। जो टाइटन है वो सैटर्न की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। 1655 में हाइजेंस ने डिस्कवर की थी सैटर्न की रिंग्स को, जो भी मैंने आपको बताया, जो रिंग्स होती हैं जो रॉक्स, गैस और डस्ट, आइस की बनी होती हैं, इसको डिस्कवर किसने किया था? हाइजेंस ने। और कसीनी ने 1675 में इन जो ये आप बोल सकते हैं जो रिंग्स हैं, यहाँ पे प्लैनेट दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे जो रिंग्स हैं इसके अराउंड में ये जो डिवीजन है, ये जो गैप है, उसको कसीनी ने डिस्कवर किया था। इस पर भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है सीजीएल 2022 में, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ रखी गई है। ठीक है, तो सैटर्न में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब ये एक डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन आता है कि भाई किसकी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न की या फिर जुपिटर की? क्योंकि कभी, और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं 4 मून्स हैं जुपिटर में, जैसे मैंने बताया डबल डिजिट्स में, यानी 90+ मून्स हैं जुपिटर के, 90+। ये तो 4 सबसे बड़े वाले हैं, ठीक है, सबसे बड़े वाले से मतलब है साइज़ के टर्म्स में। तो जुपिटर और सैटर्न में कंपटीशन चलता रहता है। पहले जुपिटर काफ़ी टाइम तक रहा, फिर रिसेंटली हुआ क्या, 1.5-2 साल पहले सैटर्न हो गया, देन अभी करेंटली जुपिटर है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक जुपिटर था तब तक तो जुपिटर पे क्वेश्चन आए, एनडीए में पूछा है, सीडीएस में और एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा है इसने। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कभी जुपिटर कभी सैटर्न होता रहता है, तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लिख लीजिए अभी के लिए किसके पास है? जुपिटर के पास। अभी आते हैं हमारे लास्ट 2 प्लैनेट्स में, दैट इज यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट, यानी हरे ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें मेथेन प्रेजेंट है। जैसे कि हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोल रहे थे क्योंकि वाटर बहुत प्रेजेंट था, मार्स को रेड प्लैनेट बोल रहे थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, उसी तरह इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे मेथेन बहुत है। ठीक है, इस वजह से इट वॉज डिस्कवर्ड बाई विलियम हर्शल इन 1781। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा सुन लीजिए सो दैट अगर आ जाएगा तो आप करने में सक्षम होंगे। इसको आइस जैंट के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेयर एज हाइड्रोजन हीलियम, जैसे कि जुपिटर में देखा था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा ग्रह है। कहीं कहीं पे नेपच्यून देखने को मिलेगा, तो एक्चुअली है क्या कि सबसे जो लीस्ट टेम्परेचर नापा गया वो आपका यूरेनस में नापा गया। वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, ठीक है, और अगर यूरेनस है तो यूरेनस आपको मानना है, नेपच्यून है तो नेपच्यून ऑप्शन में टिक करना है आपको। कोल्डेस्ट प्लैनेट अगर पूछेगा तो टिल्टेड 98 डिग्री एट इट्स एक्सिस, जो इसकी एक्सिस है, जैसे मान लो ये एक्सिस है जिसके अराउंड ये रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि सारे प्लैनेट्स की कोई ना कोई एक्सिस होती है, अक्ष होती है जिसके अराउंड वो रोटेट करते हैं, कोई कक्ष होता है, कोई ऑर्बिट होता है, कोई पाथ होता है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं। तो इसकी जो एक्सिस है वो रफली 98 डिग्री टिल्टेड है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जब ये घूमता है तो रोल हो रहा है, तो इसलिए इसको रोलिंग या फिर लॉबसेट प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और ये वीनस की तरह ही क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे कि हमने देखा था वीनस में। बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। नेपच्यून जो कि हमारा आखिरी प्लैनेट है, जिसको वरुण के नाम से जानते हैं, तो इट इज़ द फारेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर है, तो इसी वजह से इसका सबसे जो रेवोल्यूशन टाइम है वो सबसे हाईएस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था 165 अर्थ का, जितना भी एक ईयर अर्थ का जैसे होता है 365 दिन में, तो ऐसे 165 ईयर्स में इसका एक रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन टाइम सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, फारेस्ट प्लैनेट सबसे दूर है, आइस जैंट के नाम से आइस जैंट है बिकॉज यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही आइस जैंट है, नहीं कि आइस बर्फ़ के बने हुए हैं। जो हमारा जुपिटर है और सैटर्न है वो गैस जैंट्स हैं। एटमॉस्फेयर अगेन हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है। इट इज़ ब्लूइश इन कलर ड्यू टू मिथेन। ठीक है, वो ग्रीन था हमारा, कौन? यूरेनस। डिस्कवर्ड बाई, क्योंकि वो थोड़ा सा इसका भी इफेक्ट पड़ता है किस वेवलेंथ की लाइट टकरा रही है, तो वो मिथेन वहाँ पे ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश नेचर का। डिस्कवर्ड बाई जॉन गल्ले ठीक है, और बेन ले वरेयर, इन्होंने डिस्कवर किया था। तो जो डिस्कवरर हैं इनके नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे हैं तभी यहाँ पे रखा गया है मैंने, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इस पर पूछे गए हैं। तो ओनली प्लैनेट फाउंड बाई मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस, तो इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ बीन फाउंड बाई मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस। ऐसा नहीं कि हमने कोई सैटेलाइट, और वैसे भी ये आपके गैस जैंट, इनमें तो कोई सैटेलाइट आप लैंड करवा ही नहीं सकते हो, क्योंकि सैटेलाइट लैंड करवाने के लिए तो सॉलिड सरफेस चाहिए ना, तो ये तो गैस के बने हुए हैं, तो सॉलिड सरफेस तो है ही नहीं इनमें। ठीक है,
तो सैटेलाइट आप लैंड नहीं करवा सकते हो इस पर। इसके 14 सैटेलाइट हैं और इसका जो फेमस मून है या फिर फेमस सैटेलाइट को ये मून बोलते हैं, दैट इज़ ट्राइटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम टॉपिक होता है ख़त्म। एंड ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो यहाँ पे होता है ख़त्म। और ये जो माइंड मैप है वो आपको मिल जाएगा परमार एसएससी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और भाई वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करें, है ना। और इसका हिंदी वाला भी माइंड मैप आपको वहीं पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।